हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए आज हम समझेंगे कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जिन्हें पॉपुलरली गार रूल्स कहा जाता है, वो आखिरकार हैं क्या। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में गार रूल्स 1 अप्रैल 2017 से यानी कि 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिए गए हैं। तो आइए एक बार स्टडी करते हैं ये गार रूल्स आखिरकार हैं क्या। देखिए, व्हाट इज गार बेसिकली? दे आर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। अब इस डेफिनेशन को एटलीस्ट वर्ड बाय वर्ड स्टडी करते हैं। देखिए, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, एंटी मतलब अवॉइड करता है कोई आदमी अगर टैक्स को, तो उस पे ये रूल लागू किए जाएंगे। कोई भी कंपनी अगर टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करती है टैक्स के दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत, यानी इनकम टैक्स 1961 के अंदर जो सरकार ने प्रावधान दिए हैं, अगर सरकारी मंशा से हट के यदि कोई आदमी टैक्स बचाने की कोशिश करे तो उस पे ये अवॉइडेंस रूल्स, उस कंपनी पे ये अवॉइडेंस रूल्स लगाए जा सकते हैं। अब अगर इस फर्स्ट वर्ड पे हम नज़र डालें, जनरल रूल्स हैं ये, मतलब ये कोई सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं है, परिस्थिति के स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी परिस्थिति में यदि टैक्स ऑफिशियल्स को ये लगता है कि सरकार का टैक्स कलेक्शन ज़्यादा बनना चाहिए, लेकिन कंपनी जो है, कोई भी निजी कंपनी जो है किसी भी तरीके से टैक्स को अवॉइड कर रही है, तो वो टैक्स ऑफिशियल्स इन रूल को लागू कर सकते हैं उस कंपनी की फाइल पे, उस कंपनी के केस में। तो ये डिनाई करना है टैक्स बेनिफिट। अगर सरकार की मंशा ये थी कि अगर आप कोई जेन्युइन काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो आप पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर आप कोई व्यापार किए बिना ही टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि सरकार का अधिकार बनता है, तो सरकार ये अवॉइडेंस रूल्स आपकी कंपनी पे लागू कर सकती है। तो इसका ये बेसिक मतलब है। अब तीसरे बिंदु पे नजर डालते हैं दोस्तों। ये गार कंटेन्स प्रोविजंस टू स्टॉप मिसयूज ऑफ ट्रीटीज दैट इंडिया हैज विद अदर कंट्रीज। देखिए, इंडिया ने मॉरिशियस के साथ में, सिंगापुर के साथ में, स्विट्जरलैंड के साथ में ट्रीटीज साइन कर रखी होती हैं, यानी कि समझौते साइन कर रखे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स। मतलब कि इसका साधारण मतलब ये है कि यदि कोई कंपनी, मान लीजिए कि अमेजन है, यदि वो इंडिया में काम कर रही है, व्यापार कर रही है, और वो बेसिकली USA की कंपनी है, तो उस कंपनी के व्यापार पे, उस कंपनी के मुनाफे पे एक ही कंट्री में टैक्स लगे, या तो वो इंडिया में लगे या फिर USA में लगे, ताकि उस कंपनी को निवेश करने का इंडिया में या USA में फायदा तो मिले। तो इसलिए एक ही जगह पे टैक्स लगे। यदि दोनों जगह पे टैक्स लगेगा तो कंपनी के लिए व्यापार करना मुनाफे का सौदा नहीं रहेगा, तो इसलिए कंपनी व्यापार ही नहीं करेगी। तो इस चीज को बनाए रखने के लिए, व्यापार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, दो कंट्रीज, कोई भी दो कंट्रीज, चाहे वो इंडिया USA हो, चाहे वो इंडिया मॉरिशियस हो, चाहे वो इंडिया सिंगापुर हो, तो ये कंट्रीज आपस में समझौते साइन करती हैं, ताकि जो इन कंट्रीज की निजी कंपनियां हैं उन पे दो बार टैक्स ना लगाया जा सके। तो आइए बेहतर समझने के लिए आगे दोस्तों इस स्लाइड के जरिए एक बार ये समझते हैं कि ये कंपनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो आजकल है, मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्हें कहा जाता है, वो है क्या। देखिए, पेरेंट कंपनी, अगर हम अमेजन का ही एग्जांपल लें, अमेजन USA की कंपनी है, USA में रजिस्टर्ड है, यानी कि उसका जो मुख्य ऑफिस है, मुख्य कार्यालय है, वो USA में। लेकिन अगर हम अमेजन को देखें तो हमारे इंडिया में भी अमेजन पाई जाती है, amazon.in के नाम से। .in मतलब इंडिया की कंपनी, ठीक है। तो अमेजन इंडिया में भी काम चला रही है। यदि हम कोई और कंट्री का एग्जांपल लें, किसी भी कंट्री का ले सकते हैं, UK का लें, ब्रिटेन का लें, UK में भी अमेजन चला रही है। तो दोस्तों ऐसी अवस्था में अमेजन जो पेरेंट कंपनी है, यानी कि जो USA की कंपनी है, वो USA में रजिस्टर्ड है, और अमेजन जो सब्सिडियरी कंपनीज हैं, यानी कि A, B व C, वो इंडिया में, जापान में या ब्रिटेन में रजिस्टर्ड नहीं होती। कहाँ रजिस्टर्ड नहीं होती? कंपनीज एक्ट 2013 जैसे कि इंडिया का है, तो अमेजन को उसमें रजिस्टर कराने की कोई नीड नहीं होती। वो इंडिया में सिर्फ बतौर सब्सिडियरी कंपनी ऑफ पेरेंट कंपनी, दैट इज amazon.com, दैट इज अमेजन USA की जो है उसकी सब्सिडियरी कंपनी, यानी कि उसका एक अंग बन के यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो अब जो भी मुनाफा अमेजन इंडिया में कमाएगी वो USA में जाएगा, क्योंकि हमने जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट की बात करी, एक कंपनी पे दो जगह टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो ये पेरेंट कंपनी यहाँ पे पूरा टैक्स इस कंपनी के हिस्से का भी US गवर्नमेंट को देगी, राइट। तो सिमिलरली बाकी कंपनीज भी यही अरेंजमेंट से काम करती हैं विभिन्न विभिन्न देशों में। तो इसे बोला जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो एक ही कंपनी मल्टीपल नेशंस में जो काम कर रही है। अब एक नज़र
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट पे डालते हैं, इन्हें टैक्स ट्रीटी भी बोला जाता है। देखिए, टैक्स ट्रीटी इज अ बायलैटरल मतलब दो देशों के बीच में इकोनॉमिक अग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस दैट एम्स टू अवॉइड और एलिमिनेट डबल टैक्सेशन। जैसा कि हमने पहली स्लाइड में समझा दोस्तों, ये उसका एक रेपिटेशन है, ऑफ द सेम इनकम इन टू कंट्रीज इफ देयर वाज नो सच टैक्स इन द होस्ट कंट्री। मतलब होस्ट कंट्री कहाँ है यहाँ पे? यूएसए में, जिस कंट्री में ऑलरेडी अमेजन रजिस्टर्ड है एज अ हेड ऑफिस। अभी के लिए इस पे नजर डालते हैं। सच ट्रीटीज लेड टू राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी। तो ये फ्रेज आप याद रखिएगा, राउंड ट्रिपिंग क्या होता है? टैक्स हेवन्स। अभी ये बातें हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। ये राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी ये है कि मतलब इंडिया का पैसा इंडिया से निवेश ना होके मॉरिशियस या फिर सिंगापुर से एक बार घूम के वापस इंडिया में आ रहा है। तो मतलब हुआ कि राउंड ट्रिप लेके वो वापस इंडिया में निवेश होने के लिए आ रहा है, वो पैसा इंडिया का ही पैसा है वो। अब दोस्तों, इस राउंड ट्रिपिंग के फिनोमिना को समझने के लिए, यानी जो इस पैसे को घुमाया जाता है विश्व में, उस फिनोमिना को समझने के लिए हम वोडाफोन केस का एग्जाम्पल लेते हैं। ये बहुचर्चित केस है वोडाफोन केस, 2007 का जो केस है। इस केस के अंतर्गत क्या किया गया था कि देखिए 1990 के दशक में हांगकांग बेस्ड हचिसन ग्रुप ने इंडिया में निवेश करके एसआर कंपनी के साथ में, एसआर यानी कि इंडिया की जो कंपनी थी, एसआर के साथ में निवेश करके एक टेलीकॉम कंपनी चलाई। ठीक है, 2007 में हच ने अपना हिस्सा $11.5 बिलियन में वोडाफोन यानी कि जो यूके की कंपनी थी उसे बेच दिया। ठीक है, और बेचा यदि, तो आप समझ रहे हो कि इंडिया में यदि काम चल रहा था तो इंडिया में ही टैक्स पे किया जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अंडरलाइंग जो एसेट्स थे, मान लीजिए कि जो टावर था, जो कंपनी के नेटवर्क था, सब कुछ इन्वेस्टमेंट इंडिया में थी। जो लेबर लगी वो भी इंडिया की लगी। ठीक है, जो सुविधाएं प्रोवाइड करी जैसे कि बिजली, जैसे कि टावर के लिए लोहा या कुछ भी, सारा एसेट्स इंडिया में ही था। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट को इस पे टैक्स में हिस्सा मिलना चाहिए था। यानी कि जो मुनाफा हांगकांग बेस्ड हचिसन कंपनी ने कमाया वोडाफोन को बेच के, मान लीजिए कि ये $8.5 बिलियन की ये लागत थी और $11.5 बिलियन में इसे वोडाफोन को बेचा, तो जो $3 बिलियन पे जो टैक्स लगना चाहिए था वो भारत सरकार को मिलना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ये रास्ता ना अपनाते हुए, जिसे हम राउंड ट्रिपिंग कह रहे हैं, ये रास्ता अपनाया। ठीक है, पहले नीदरलैंड्स और केमैन में इसे रजिस्टर किया। अब समझते हैं कैसे। देखिए, इन दो कंपनीज ने इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कैसे? वोडाफोन ने पहले नीदरलैंड्स में एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई। सब्सिडियरी कंपनी यानी यूके की जो पेरेंट कंपनी है उसके अंतर्गत एक छोटी कंपनी बनाई नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स जो कि टैक्स हेवन है, यानी कि यहाँ पे सबसे कम न्यूनतम टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, नीदरलैंड्स में कंपनी बनाई और अपना सारा कुछ पैसा जो कि हज के शेयर खरीदने के लिए इसे चाहिए था वो नीदरलैंड्स की कंपनी में भेज दिया। ठीक है, और हच ने क्या किया? हच जो कि हांगकांग में रजिस्टर्ड थी, हच ने अपने सारे शेयर्स जो कि इंडियन सब्सिडियरी कंपनी में जो हच का हिस्सा था, हमने जो अभी सब्सिडियरी और पेरेंट कंपनी की जो बात करी, तो हच ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी का सारा हिस्सा केमैन आइलैंड्स में एक कंपनी बनाई और सारा हिस्सा उसको ट्रांसफर कर दिया। तो अब वोडाफोन ने नीदरलैंड की जो वोडाफोन कंपनी नई बनाई, उसने केमैन आइलैंड्स को सारा पैसा भेजा $11.5 बिलियन, और इंडिया के जो शेयर हैं, इंडिया के बाहर ही बाहर इंडियन सरकार को बताए बिना, कोई टैक्स दिए बिना सारी पूंजी वहां पे ट्रांसफर कर दी। ठीक है, और बोला कि ये सारे एसेट्स जो हैं इंडिया के, जो हज इंडिया के हैं, यानी कि जो टेलीकॉम टावर है, जो स्पेक्ट्रम जो सरकार ने आवंटन किया इस कंपनी को, वो सारा का सारा अब वोडाफोन का हो गया। तो इंडियन सरकार देखती की देखती रह गई, धरी की धरी रह गई। तो इंडियन अथॉरिटीज ने बाद में ये सोचा समझा कि ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स जो हैं, यानी कि दो नेशंस के बीच में, केमैन आइलैंड्स और इंडियन सरकार के बीच में, भारत सरकार के बीच में जो ये समझौते हैं, उनका दुरुपयोग करते हुए, मतलब सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स जो साथ में साइन किए गए, मंशा तो ये थी कि कोई भी व्यापारी, कोई भी निजी कंपनी अपना व्यापार ठीक ढंग से कर सके। लेकिन यदि इस ऐसे केसेस में इनका दुरुपयोग करके, टैक्स ट्रीटीज के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का दुरुपयोग करके यदि कोई टैक्स से बचने की कोशिश करता है, तो उन पे अब से यानी 1 अप्रैल 2017 से गार रूल्स लगाए जाएंगे। यदि जिन्हें नहीं समझ आया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी की, कि पैसा कैसे पूरे विश्व में घूम के इंडिया का पैसा इंडिया के पास वापस आता है। ठीक है,
इंडिया में एक कंपनी यानी कि हच, उसने निवेश किया हांगकांग के जरिए। हांगकांग में वो पहले रजिस्टर्ड थी, ठीक है, जो चाइना का हिस्सा है हांगकांग, ठीक है। हांगकांग से इंडिया में निवेश किया 1990 के दशक में, ठीक है। मान लीजिए कि 7.5 बिलियन टोटल निवेश रहा, $7.5 बिलियन, ठीक है। और 2007 तक, क्योंकि लगातार मुनाफा कमाया इंडिया में हच ने, ठीक है, 2007 तक उसकी वैल्यू हो गई $10 बिलियन, ठीक है। लेकिन 2007 में इसी कंपनी को इन्होंने वोडाफोन को बेच दिया। हच ने अपना पूरा हिस्सा वोडाफोन को बेच दिया। कितने में? $11.5 बिलियन में, ठीक है। अब कायदे से यदि देखा जाए तो ये $1.5 बिलियन जो है ये कैपिटल गेन्स टैक्स है, मतलब कैपिटल गेन है ये वोडाफोन का, हच का, ठीक है। और उस पर अब टैक्स लगना चाहिए, तो इंडियन अथॉरिटीज इस पर टैक्स की डिमांड करती हैं, ठीक है। लेकिन वोडाफोन ने क्या सफाई दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि हमने तो इंडिया में कोई खरीद फरोख्त करी ही नहीं, हमने क्या किया, 2 फर्जी कंपनियां बनाई जिन्हें कि सब्सिडियरी कंपनी आप कह सकते हो, और उन सब्सिडियरी कंपनीज को वोडाफोन यूके ने पर्याप्त रकम यानी कि $11.5 बिलियन ट्रांसफर कर दिए ताकि वो हच के शेयर्स खरीद सके। और हच ने क्या किया, अपने जो इंडियन कंपनी के जो सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स थे वो सारे शेयर्स केमैन आइलैंड्स में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। केमैन आइलैंड्स जहां पे कि टैक्स बिल्कुल न्यूनतम लगता है, ठीक है। अब वोडाफोन ने सारा ये पैसा केमैन आइलैंड्स हच को ट्रांसफर कर दिया, जो कंपनी बनाई गई फर्जी, और हच ने सारे शेयर्स अपने वोडाफोन को ट्रांसफर कर दिए। अब इंडियन गवर्नमेंट की निगरानी के बिना ही ये समझौता, ये डील को करार दे दिया गया, ठीक है। तो जब इंडियन अथॉरिटीज को पता लगा वो ऐड देख के कि हच इज नाउ वोडाफोन, तो उन्हें भी तभी पता लगा कि अच्छा हच के शेयर अब वोडाफोन ने खरीद लिए हैं। तो इस पे उन्होंने आपत्ति जताई और $2.5 बिलियन का टैक्स लगाया, ठीक है। लेकिन वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए ये कहा कि हमने जो खरीद फरोख्त करी है वो इंडिया के बाहर करी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को एज इट इज पढ़ते हुए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स को एज इट इज पढ़ते हुए वोडाफोन की इस डील को सही करार दिया। लेकिन अगर देखा जाए कि हमारे यहाँ पे जो मेक इन इंडिया जैसे प्रावधान चल रहे हैं उसके अंतर्गत सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जैसे कि बिजली, टेलीकॉम कंपनीज को 24 घंटे बिजली चाहिए है, ठीक है। बिजली, सड़क, यातायात, ये सब सुविधाएं तो भारत सरकार ने इन्हें प्रोवाइड करी हच को, ठीक है। जिसके चलते कि हच ने यहाँ पे मुनाफा कमाया, यानी कि $7.5 बिलियन की कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई, $11.5 बिलियन मुनाफा कमा के, ठीक है। अब इस मुनाफे पे जब टैक्स देने की बात आई तो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना देते हुए सारा पैसा केमैन आइलैंड्स और नीदरलैंड्स में ट्रांसफर कर दिया। अब इनकी बात करते हैं कि इन्हें नीदरलैंड्स और केमैन आइलैंड में पैसा ट्रांसफर करके क्या फायदा हुआ। देखिए, केमैन आइलैंड्स ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, इनके पास में ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई रोड है, ना ही कोई कारखाना या फैक्ट्री लगाने की पर्याप्त व्यवस्था है, ठीक है। तो ये कंट्रीज टैक्स हेवेंस के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करती हैं इन कंपनीज को। यहाँ पे 0 रेट ऑफ टैक्स होता है, मतलब कि आप पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बस आप आइए यहाँ पे कंपनी को रजिस्टर कीजिए और यहाँ से रजिस्टर करके डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स का फायदा उठाते हुए वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी निवेश करिए, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, क्योंकि हम इंडिया में बिजली, पानी, सड़क, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट कचहरी, ताकि कानून को लागू किया जा सके, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम इतना सारा निवेश करते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट का हक बनता है कि गवर्नमेंट 25 से 30% टैक्स ले ऐसे मुनाफों पे, ठीक है। तो ऐसी जो डीलिंग्स होती हैं उन पे, तो इसी से ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। अब गवर्नमेंट ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, सब कुछ प्रोवाइड किया, जैसे कि हम मेक इन इंडिया के तहत और ये सब प्रावधान जो सरकार जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है उसके लिए चार्जेस रिकवर टैक्स से ही तो होंगे। लेकिन ये कंपनियां टैक्स देने से पीछे हट जाती हैं और इसका फायदा ये कैसे उठाती हैं, राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी करके। अब देखिए राउंड ट्रिपिंग कैसे होता है, देखिए पहले यहाँ इसके जरिए समझते हैं, फिर हम इसे रीड करेंगे। अमेजन यूएसए की कंपनी है जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अमेजन, या मान लो कि ये एयरटेल है या अमेजन है या वोडाफोन मान लेते हैं, ठीक है। अमेजन ने क्या किया, अमेजन ने इंडिया में अपनी कंपनी बसाई, यानी कि पेरेंट कंपनी ने एक सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में भी बनाई। अब इस सब्सिडियरी कंपनी को कुछ ऐसे एसेट्स चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, मान लीजिए कि जो टेक्नोलॉजी इनके काम में आएगी, कंप्यूटर इन्हें चाहिए जो कि अमेजन यूएसए से मंगवाती है। अब जो कंप्यूटर वर्ल्ड मार्केट में यूएसए का सेम बनाया हुआ कंप्यूटर मान लीजिए कि यदि 1 लाख रुपए का है, तो वो उसकी कॉस्ट
1.5 लाख रुपए दिखा के यूएसए में ज़्यादा पैसा वापस भेज देती है। तो इसे क्या कहते हैं, प्राइस को इन्फ्लेट कर दिया अमेजन ने, ताकि अमेजन का जो प्रॉफिट है इंडिया का, अमेजन इंडिया ने जो इंडिया में प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट यूएसए में यूएसए की कंपनी को, अमेजन को वापस भेजा जा सके। तो ये एक तरह की चोरी हुई। कैसे कि जो आइटम 1 लाख रुपए की है वो आपने 1.5 लाख रुपए की फर्जी बिल बना के खरीदी और उसके जरिए 50,000 रुपए हर कंप्यूटर पे एक्स्ट्रा भेजे। तो ऐसे करते करते 5,000 करोड़ अमेजन ने इंडिया से, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को जिस पे टैक्स लेना चाहिए था, उस पे टैक्स की चोरी करते हुए, पैसा छुपाते हुए यूएसए की कंपनी को, अपनी पेरेंट कंपनी को वापस पैसा भेज दिया। वापस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब इसे रीड करें अगर, ट्रांसफर प्राइसिंग इज रेफर्ड टू द सेटिंग ऑफ द प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बिटवीन रिलेटेड लीगल एंटिटीज। अब ये रिलेटेड कैसे हैं, अमेजन पेरेंट कंपनी और अमेजन इंडिया जो सब्सिडियरी कंपनीज है, ये दोनों रिलेटेड कंपनीज हैं, मतलब इन्हें सिस्टर कंसर्न्स बोला जाता है इंग्लिश में। विद इन एन एंटरप्राइज, दिस इज टू इंश्योर फेयर प्राइसिंग ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड। तो सरकारी विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये क्या करते रहते हैं कि ऐसी चोरी ना हो सके, फेयर प्राइसिंग पे डील्स हो, तो इन डील्स को ये चेक करते रहते हैं। किसके अंतर्गत, गार के अंतर्गत। ठीक है, इसीलिए इंडिया में गार के लगने पे काफ़ी ज़्यादा कंपनियों ने आपत्ति जताई है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो एक टेक्निकल तरीका था ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए टैक्स की चोरी करके पैसा एक कंट्री से दूसरे देश में भेजने का। अब हमने उस एग्जाम्पल में लिया कि पैसा यूके में भेजा जा रहा है, लेकिन पैसा ऐसे जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे कि पनामा कैनाल, जैसे कि केमैन आइलैंड्स, जैसे कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ठीक है, तो इन कंट्रीज़ के पास में, जैसा मैंने बताया कि कोई पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है नहीं जिसके आधार पे ये यहाँ पे प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, यानी कि कोई बेस, कोई आधार जिस पे कि ये कुछ मुनाफा कमा के टैक्स लगा सकें। तो ये कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए सिर्फ एक काम करती हैं कि टैक्स रेट ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो केमैन आइलैंड्स हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हो। ठीक है, तो ये कंपनियां क्या करती हैं, टैक्स रेट को बिल्कुल जीरो ले आती हैं। और इनके कंपैरिजन में यदि हम यूएसए का टैक्स रेट देखें, इंडिया का देखें, यूके का देखें, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो कुल मिला के सारी G20 कंट्रीज़ जो हैं वो इस पूरे राउंड ट्रिपिंग के फिनोमिना से, ये जो फिनोमिना हम देख रहे हैं राउंड ट्रिपिंग का या पैसे को एक देश से दूसरे देश में भेजने का, इससे परेशान है। अब इससे निजात पाने के लिए इंडिया ने अभी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लागू किए हैं 1 अप्रैल से। ठीक है, ताकि ये जो अवॉइड किया जा रहा है टैक्स, उसे रोका जा सके। अब बेहतर समझते हैं कैसे। एक तो ये हमने तरीका देखा ट्रांसफर प्राइसिंग का। ठीक है, पहले हम ये देख रहे हैं कि पैसा पहुंचाया कैसे जाता है। अब दोस्तों इस मैप के जरिए समझते हैं कि कैसे हवाला के जरिए, जो कि एक बहुत आसान तरीका है ट्रांसफर प्राइसिंग या और सब चीज़ों को साइड में रखते हुए, हवाला के जरिए कैसे पैसा एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है। तो हम पनामा कैनाल का एग्जाम्पल लेते हुए, जो कि यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका कह सकते हो जिसे, या साउथ अमेरिका की टिप पे ये छोटा सा जो आइलैंड है पनामा, ठीक है, इसे भी एक टैक्स हेवन कहा जाता है। ठीक है, टैक्स हेवन मतलब जहाँ पे कि टैक्स बिल्कुल न्यूनतम दर से लगाया जाता है या लगाया ही नहीं जाता। ठीक है, अब पनामा कैनाल और इंडिया के बीच में यदि मान लीजिए कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन किया गया है, तो उसके तहत भारत सरकार इस पे टैक्स नहीं लगा सकती, कोई भी कंपनी यदि पनामा कैनाल में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो हमारे यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति जो कि यहाँ पे 100 करोड़ 10,000 करोड़ का निवेश करते हैं, ठीक है, और अपना मुनाफा 10,000 करोड़ पे इंडियन कंपनी पे कम दिखा के बाकी का पैसा, जो यहाँ पे मान लीजिए कि 10,000 करोड़ के निवेश पे 2,000 करोड़ का मुनाफा हुआ, तो इंडिया में सिर्फ 500 करोड़ का मुनाफा दिखा के उस पे 25% इन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने 25% टैक्स पे कर दिया, लेकिन बाकी का जो 1500 करोड़ है वो ये हवाला के थ्रू, हवाला मतलब एक इलीगल रूट के थ्रू, यानी कि दुबई में हवाला के जो एजेंट्स हैं, पूरे विश्व में इनके एजेंट्स बैठे हुए हैं, हवाला एजेंट्स, और इन हवाला एजेंट्स को फ़ोन करके यदि आप इन्हें फ़ोन करेंगे तो ये पैसे एक देश से दूसरे देश 2-3 घंटे में आपका कोई एजेंट रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है, 1500 करोड़ पहुँचाने के 100 करोड़ रुपए का कट लगा के 1400 करोड़ पनामा में किसी भी बड़े उद्योगपति का एजेंट रिसीव कर लेगा। अब ये 1400 करोड़ जिसे हम राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, ये राउंड ट्रिपिंग के जरिए इंडिया में वापस आता है। कैसे, यहाँ पे एक कंपनी बनाई जाती है, फर्जी कंपनी बोल लो जिसे, ठीक है, जैसे कि हमने हज के केस में देखा, हज ने एक फर्जी कंपनी इन्वेंट करी जिसका कोई नाम दे दिया, वैसे ही यहाँ पे कंपनी इन्वेंट करके
इंडिया में पैसा लगाया जाता है, इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में मुंबई में, जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं, या फिर डायरेक्टली इंडिया में कोई कंपनी खोलने के लिए, राइट। तो अब इस अवैध पैसे को, जिसपे कि इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स का अधिकार बनता था पूरा, इंडियन गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कुछ भी हिस्सा इसमें नहीं दिया गया, ठीक है, कुछ भी टैक्स नहीं दिया गया। और इस पैसे को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जो पनामा और इंडिया के बीच में था, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ का, इसे राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है। हमारा ही पैसा हमारे ही देश में घूम फिर के आ रहा है, लेकिन इन द प्रोसेस क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को उसका जो हक बनता है टैक्स, वो नहीं दिया जा रहा है, राइट। तो अब यदि यहाँ पे देखें, हमने ट्रांसफर प्राइसिंग की बात कर ली, अब हम बात करते हैं ट्रीटी शॉपिंग, जो हम न्यूज़पेपर्स में काफ़ी बार पढ़ते हैं। ट्रीटी शॉपिंग वो आखिरकार है क्या? देखिए, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ये पूरे विश्व में सर्च करती हैं कि लो टैक्स जुरिस्डिक्शन, जैसे कि पनामा कैनाल, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमैन आइलैंड्स, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्रीज़ में जहाँ पे सबसे कम टैक्स मिलता है इन्हें, वहाँ पे ये शॉपिंग करती हैं। मतलब कि जो भारत सरकार और जो इन सरकारों के बीच में, मॉरिशियस के बीच में और भारत सरकार के बीच में जो समझौता है, जिसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट कहा जाता है या टैक्स ट्रीटी कहा जाता है, उस ट्रीटी में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम टैक्स इन्हें लगता है, वो उस ट्रीटी के अंतर्गत शॉपिंग करती हैं कंपनीज। शॉपिंग मतलब जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, वैसे ही ये कंपनीज ट्रीटी शॉपिंग करती हैं, ताकि उस कंट्री में पैसा लगाएंगे, उस कंट्री के जरिए इंडिया में पैसा लगाएंगे जिस कंट्री में सबसे कम टैक्स लगता है। तो ये ट्रीटी शॉपिंग सिंपल भाषा में इसे कहते हैं, राइट। तो ये एग्जाम्पल्स हैं मॉरिशियस, स्विट्जरलैंड, केमैन आइलैंड्स। अब हमने एक सिंपलिस्टिक वे में गार को स्टडी कर लिया, ठीक है। अब ये समझते हैं कि इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा आपत्ति क्यों थी गार को लेके। वैसे तो हम समझ पा रहे हैं कि आपत्ति क्यों होगी, क्योंकि अब जो टैक्स की चोरी होती थी, जो ये राउंड ट्रिपिंग का फिनोमिना था, उस पर बिल्कुल लगाम लग जाएगी, ठीक है। कारण क्या है, गार के अंतर्गत ये रूल दिए गए हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को कि अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन पे शक है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंतर्गत उसके अंदर प्राइस को बढ़ा के पैसा ट्रांसफ़र किया गया है किसी कंट्री में, या हवाला के ज़रिए पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, तो आप उस कंपनी पे एंटी अवॉइडेंस रूल लगा के पूरा का पूरा टैक्स वसूल कर सकते हो इंडिया में ही। तो ये प्रावधान के चलते इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब असहमति थी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये चीज़ थी, गार गिव्स वाइड स्पैनिंग पावर टू टैक्स अथॉरिटीज़। तो किसी भी अग्रीमेंट को, किसी भी डील को टैक्स अथॉरिटीज़ उठा के फरोल सकते हैं कि उनमें कोई धांधली तो नहीं करी गई टैक्स छुपाने के लिए। हालांकि ये लीगल ट्रीटीज़ हैं, लेकिन जब लीगल प्रावधानों को मंशा से हटके, सरकारी मंशा से हटके दुरुपयोग में लाया जाता है, उनको ऐसे यूज़ किया जाता है कि टैक्स की चोरी करी जा सके, तो उन पे जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल सरकार लागू करती है। तो कुछ कुछ कंसर्न्स यदि हम माने इंडस्ट्री के, वो वैलिड हो सकते हैं। हमने जो अपने इंडिया में 1990 लिबरलाइजेशन से पहले जो हमने यहाँ पे टैक्स राज देखा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर राज जो हमने देखा, उसके चलते ये कुछ कुछ जो इनकी असहमति है इंडस्ट्री की, वो वैलिड हो सकती है। बट यदि हम देखें दोस्तों, इंडिया में FDI जो आती है, उसका लार्जेस्ट हिस्सा इन्हीं कंट्रीज से, यानी जो टैक्स आइलैंड्स हैं, टैक्स हेवन्स हैं, मॉरिशियस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इन्हीं के जरिए होके इंडिया में आता है। तो ऐसी चीज़ को देखते हुए हमें यह समझना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स जो कि इंडियन सरकार का, भारत सरकार का हक बनता है, उसे वो नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए, गार जो रूल्स हैं वो सबसे आखिरी तरीका है टैक्स की चोरी को पकड़ने का, ठीक है। बाकी तरीके जो सरकार ने अपनाए वो क्या है, हमने यहाँ पे ब्लैक मनी एक्ट इंडिया में पास करा, ठीक है। हमने अपना ब्लैक जो मनी जनरेशन का जो एक्ट है, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, उसे और ज़्यादा सशक्त करा ताकि काला धन उत्पन्न हो ही ना पाए इन दी फर्स्ट प्लेस। तो हम ये कह सकते हैं जो एंटी करप्शन एजेंडा है डोमेस्टिक, हमने उसे भी और प्रबल बनाया, राइट। और दूसरा हमने क्या किया, रिवीजन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स विद दीज टैक्स आइलैंड्स, जो कि हमने मई 2016 में हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट मॉरिशियस के साथ में रिवाइज किया, ठीक है। फिर सितंबर 2016 में साइप्रस के साथ में, फिर दिसंबर 2016 में सिंगापुर के साथ में। तो ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, इन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है, यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे टैक्स का हेवन है, मतलब जन्नत कह लो, कि इन कंट्रीज़ में यदि इन कंट्रीज से कोई भी निवेश करता है तो ये कंट्रीज़ किसी भी कंपनी से कोई टैक्स नहीं लेती, ज़ीरो टैक्स लेती हैं। तो इसीलिए टैक्स बचाने के लिए ये कंट्रीज़ जो हैं जन्नत का काम करती हैं, राइट। तो पॉइंट यहाँ पे ये है,
अब इन कंट्रीज के साथ में जो रिवाइज करे गए हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उनमें यदि कोई भी कैपिटल पे मुनाफा होता है तो पहले जो 0 टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को दिया जाता था, अब इंडियन गवर्नमेंट उसमें 15% नहीं लेकिन 7.5% ले सकती है। मैंने 15% क्यों कहा? यदि हमारी कोई डोमेस्टिक कंपनी जो कैपिटल पे मुनाफा कमाती है, कैपिटल पे मुनाफा क्या होता है? यदि देखिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स में निवेश किया, ठीक है, और शेयर्स में निवेश आपने किया 10,000 रुपये का, और 1 साल रहते रहते वो शेयर्स की कीमत हो गई 15,000 रुपये। तो इस 5,000 रुपये को यदि आप 1 साल से पहले ही कमा लेते हैं, मतलब शेयर्स आपने सिर्फ 9 ही महीने रखे और आपको 5,000 रुपये मुनाफा हो गया, तो इसे कहा जाता है कैपिटल गेन। 1 साल से जो कम होता है उसे बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस पे भारत सरकार 15% टैक्स वसूलती है। लेकिन यदि ये पैसा मॉरिशियस के थ्रू आता है तो इस पे हम 0 टैक्स वसूल सकते थे ट्रीटी रिवाइज होने से पहले। लेकिन अब की जो ट्रीटी है उसमें यह प्रावधान रखा गया है, अगर कोई कंपनी टैक्स हेवन रूट से आती है, यूज करती है टैक्स हेवन रूट को, टैक्स एट द रेट ऑफ 7.5% से उस पर वसूल किया जाएगा बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो अब इस लूप होल को बंद करने के लिए, इस दरवाजे को बंद करने के लिए एक तो अग्रीमेंट्स रिवाइज करे गए, दूसरा हमने देखा कि काला धन उत्पन्न ही ना हो, पैदा ही ना हो, उसके लिए बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और ये सब एक्ट हम डोमेस्टिक लेवल पे, कंट्री लेवल पे लेके आए, ठीक है। तीसरा, यदि फिर भी कोई कंपनी बच जाती है, शातिरता दिखाती है, तो उसके लिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर दी गई है, ठीक है। तो ये पूरा इसका खेल था दोस्तों। अब समझते हैं कि सरकार ने इंडस्ट्री के कंसर्न्स को दूर करने के लिए क्या कर। देखिए, सरकार ने ये कहा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 1 अप्रैल 2017 से पहले करी गई उस पे गार नहीं लगाया जाएगा, जो कि आक्रोश था इंडस्ट्री में वोडाफोन पे लेके कि वोडाफोन में रेट्रोस्पेक्टिव क्लोज, मतलब पिछली डेट से टैक्स लगाने की बात करी गई थी, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो पिछले दिनों में हुई है उस पे भी टैक्स लगाने की बात करी गई थी, लेकिन सरकार ने गार के जो 1 अप्रैल 2017 से जो रूल लागू हुए हैं उसके अंतर्गत ये प्रावधान रखा है कि 1 अप्रैल 2017 के बाद वाली ट्रांजैक्शंस पे ही ये टैक्स लगाया जाएगा। तो अगर एमसीक्यूज में प्री में क्वेश्चन आता है तो आपको ये बताना है, ग्रैंड फादरिंग क्लॉज बोलते हैं इसे, ग्रैंड फादरिंग क्लॉज, यानी कि बैक डेट की कोई भी जो ट्रांजैक्शंस हैं, भले ही वो अवैध रूप से करी गई, उन पे अब कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बनाई गई है। एडवांस रूलिंग मतलब यदि आपको शक है, किसी 2 व्यापारियों को शक है कि उनकी ट्रांजैक्शन कल को बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन पे गार लागू कर सकता है, तो वो पहले से ही एडवांस में रूलिंग ले लें इस अथॉरिटी से। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। तो ये अथॉरिटी पहले से बता देगी कि आपकी ट्रांजैक्शन पे क्या टैक्स गार रूल्स लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते, ठीक है। और इसमें क्या सेफ्टी के लिए प्रावधान रखा है, देखिए, फर्स्ट स्टेज की जो अप्रूवल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी, आला अफसर यानी कि प्रिंसिपल कमिश्नर लेवल के या फिर कमिश्नर लेवल के लोग ही गार पहले केस में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या कोई और लोअर लेवल ऑफिसर गार रूल्स किसी कंपनी पे लगा पाएगा। तो यदि कोई आला अफसर लगाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही इन रूल्स को लगाएंगे, ना कि रिश्वतखोरी के चलते या और कंपनी को हैरेस करने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा गार रूल्स का। सेकंड स्टेज अप्रूवल, यदि कोई कंपनी को पीड़ा है इससे, तो सेकंड स्टेज अप्रूवल के लिए पैनल रखा गया है। उस पैनल में हाई कोर्ट के जज उसके चेयरमैन रहेंगे। तो पूरे सेफ्टी प्रावधान रखे गए हैं ताकि गार को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को हैरान करने के लिए, परेशान करने के लिए रूल्स को लागू ना किया जा सके, जो कि हमने इंस्पेक्टर राज में देखा था 1990 से पहले के भारत में, राइट। तो दोस्तों, आखिर में इससे समराइज करना चाहूंगा कि देखिए, हम अपने देश में ब्लैक मनी की जनरेशन रोक रहे हैं। ब्लैक मनी किसे कहा जाता है? दैट मनी जिसपे कि टैक्स ना पे किया गया हो। अपने देश में हम बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट और ये सब जो ब्लैक मनी के लिए कानून लेके आ रहे हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है। पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की जो बात करी जा रही है, और ब्लैक मनी रूटिंग के लिए हमने अपना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसको और प्रबल शक्तियां हमने दे दी हैं, ताकि यदि कोई आदमी काला धन ट्रांसफर करता है, जैसे कि हमने डीमोनेटाइजेशन किया, वो सब प्रावधानों के चलते हम काले धन के खिलाफ मुहिम लड़ रही है हमारी सरकार। ब्लैक मनी रूटिंग को रोकने के लिए हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को प्रबल बनाया, ताकि इस रूटिंग को, जो कि हवालात के डीलर्स हैं इंडिया में, उन पे छापेमारी की जा सके। और ब्लैक मनी इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है?
पनामा कैनाल, केमैन आइलैंड्स और BVI आइलैंड्स। इनके साथ में हमने जो डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ थी, जिन्हें की टैक्स ट्रीटीज़ कहा जाता है, उनको भी हमने रिवाइज किया ताकि टैक्स की चोरी के लिए पैसा राउंड ट्रिप होके यहाँ आ ही ना पाए, आने के लिए इसमें कोई आकर्षण बचे ही नहीं। तो दोस्तों ये था इस गार के रूल्स का एनालिसिस। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग में अब ये काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस टाइम।